हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब तक आपने सुना कहानी में धीरज खुशी को अपने अतीत के बारे में बता रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अचानक की रानी जी के पेट में दर्द उठने लगता है। वह दर्द से चिल्लाती हैं, राणा जी, राणा जी। वहीं राणा जी जब रानी जी की आवाज़ सुनते हैं तो कमरे की ओर बढ़ जाते हैं और रानी जी को दर्द में देख जल्दी से घर के नौकर को बुलाते हैं। तो वही उनकी नौकर आती है। 40-45 की उम्र होगी। वह वहाँ आती हैं लेकिन कुछ कहती उससे पहले ही वह समझ जाती हैं क्या हुआ है। जल्दी से वो रानी जी को नीचे लेकर जाती हैं। वही नौकर को माही का ख्याल रखने को कहती हैं। दरवाजे की ओर बढ़ते ही एकाएक उनके घर में बहुत सारे गुंडे घुस आते हैं और ठीक उसके पीछे से बिलाल बाहर निकल राणा के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ काम करने वाला पीए माइंक भी था। यह क्या हरकत बिलाल, राणा जी गुस्से से कहते हैं। वही जो तुम्हें दिख रहा है राणा, बिलाल मुस्कुराते हुए कहता है। मयंक, तुम्हें मैंने पुलिस को संग लाने को कहा था तो तुम क्यों नहीं लाए। राणा जी मयंक को देख गुस्से से कहते हैं। वही मयंक अपनी खतरनाक हंसी हंसते हुए कहता है, तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है। मेरा भरोसा जीता था कि तू मुझे अपनी कंपनी में रहने दे और तेरी नाक के नीचे से तेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं, लेकिन तू तो बड़ा कमीना निकला। मयंक गुस्से से कहता है। वहीं रानी जी की हालत और बिगड़ रही थी, जिसे देखते ही बिमला उसे कमरे में ले गई। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था इस टाइम। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ राणा, वह ज़मीन मेरे नाम कर दे, बिलाल गुस्से से कहता है। बिल्कुल भी नहीं, मेरे पापा का सपना था गरीबों की ज़रूरतमंद हॉस्टल और उनके रहने के लिए आश्रम बने। मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। और रही उस प्रोजेक्ट की तो तू उसका सपना छोड़ दे, वह भी मैं तुझे नहीं दूंगा। यह प्रोजेक्ट मेरी टीम ने मिलकर किया था और यह प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी सीधी सीबीआई के हाथों में जाएगी, राणा गुस्से में आकर कहते हैं। वहीं रानी जी की हालत खराब हो रही थी। डिलीवरी का टाइम था, वहीं बिमला उन्हें संभाल रही थी। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने कहा, मालकिन हमें यही बच्चे को डिलीवर करना होगा। लेकिन रानी जी को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें अपने बच्चे की और राणा जी दोनों की चिंता सता रही थी और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। वहीं बाहर माइंक कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और तो और साथ ही साथ तुम्हारे पूरे खानदान को खो बैठोगे। धमकी उन्हें देना जो तुम्हारी खोखली धमकियों से डरते हो, समझे। राणा जी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं। तभी उनको एक असहायनीय दर्द अपने पेट पर होता है। जब नज़र नीचे करते हैं तो देखते हैं मयंक ने उनके पेट में चाकू भोंपा था। राणा जी की पकड़ मयंक पर से हल्की ढीली हो जाती है, जिससे राणा को वो धक्का देता है तो राणा जी गिर जाते हैं। वही रूम में रानी जी की आंख बंद होने वाली थी कि कुछ अनहोनी महसूस कर उनकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी ताकत लगा उठती हैं और बाहर जाने लगती हैं। तो बिमला उन्हें रोकती हुए कहती है, मालकिन आप बाहर मत जाइए, वरना वो लोग आपके साथ पता नहीं क्या करेंगे। हम यहाँ रहेंगे तब भी वह हमें ढूंढ ही लेंगे। हम बाहर जाते हैं। आप माही को छुपा दीजिए, उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो जाइए। यह कह रानी जी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए बाहर चली जाती। वहीं बिमला छुपते छुपाते ऊपर कमरे में माही के पास पहुंच जाती और वह सोई हुई थी, इसलिए उसने माही को ले दूसरे कमरे की ओर बढ़ जाती है। वही रानी जी की नज़र जमीन पर पड़े राणा जी पर पड़ती है तो वह जल्दी से उनके पास जाते हुए कहती हैं, क्या हो गया आपको। वही राणा जी रानी जी को देख कहते हैं, आप बाहर क्यों आई रानी साहिबा, जाइए यहाँ से, आप हम देखते हैं। वही रानी रोते हुए ना में अपना सर हिला देती हैं तो उसकी नज़र मयंक पर पड़ती है और वह रोते हुए कहती हैं,
हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था मयंक? आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? रानी जी की बात सुन उसके पास जाता है और एक झटके से उठा अपने करीब करता हुआ कहता है, तुझे पाने के लिए मेरी नज़र कब से तुझ पर थी, पर कभी मौका नहीं मिला तुझे छूने का। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। यह कह वह हंसने लगता है। वही रानी जी अपना पेट पकड़े दर्द से कहती हैं, छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम जो चाहते हो वह हम देने को तैयार हैं, बस हम दोनों को जाने दो। रानी जी रोते हुए कहती हैं, छोड़ दे, मेरी बीवी से दूर रहे। दोनों के दोनों नामर्द, छोड़ मेरी बीवी को। राणा जी खुद को जैसे तैसे संभाल कर उठने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहते हैं, भाई बिलाल खुद के लिए नामर्द सुन गुस्से से राणा पर उस पर एक गोली चला देता है, जिससे राणा जी निढल से जमीन पर गिर पड़ते हैं। वही रानी जी ए देख जोर से चिल्लाती हैं। राणा जी यह कहे वो रोने लगती हैं। वह खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन वो उन्हें नहीं छोड़ता। रानी जी भारी आंखों से राणा जी को देख रही थी। वहीं राणा जी भी अपनी नम आंखों से रानी जी की तरफ देखते हैं। तभी बिलाल उसके गर्दन पर एक चाकू भोंक देता है, जिससे राणा जी की बची कुची सांस भी थम जाती है। गुस्से से कहता है, साला मुझे नामर्द कह रहा था। वहीं रानी ये देख बेहोश हो जाती हैं। मयंक भी रानी को गुस्से से छोड़ देता है, जिससे रानी सीधे पेट के बल गिर जाती हैं। लेकिन उस मयंक ने उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए गुस्से से बिलाल के पास जाकर कहता है, यह क्या किया आपने? इसने प्रॉपर्टी पर साइन नहीं किया था। तुझे क्या लगता है इसके पास दिमाग नहीं था? भाई तुझसे भी ढेर साना है, समझा? यह मर गया तो प्रॉपर्टी तुझे मिल जाएगी। बिलाल गुस्से से कहता है, इसके बेटे को मिलेगी तो क्यों ना इसके बेटे को भी मार दे। मयंक कहता है, इसके बेटे को मारने के बाद भी ये प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी। इसने पहले से ही बिल बनवा दिया था। अगर किसी हादसे में इसका परिवार नहीं रहा तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दान दे दी जाएगी। बिलाल कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? मयंक कहता है, अभी अभी मेरे खास आदमी का मैसेज आया, तभी तो मैंने इसे एक ही बार में मौत के गले उतार दिया। अब चलो यहाँ से चलते हैं। बिलाल कहता है, कुछ देर रुको, मुझे इस रानी के मज़े लेने हैं। बहुत साल से सिर्फ देखकर मन भर रहा हूँ। गंदी नीयत से कहता है, जो करना है जल्दी करो। बिलाल गुस्से से कहता है। वही मयंक बेहोश पड़ी रानी के बदन को एक भेड़िए की तरह नोचने लगता है। उसे तरस नहीं आता है रानी जी पर। वहीं बिलाल भी यह सब देख रहा था। रानी की खूबसूरती देख वो भी वह बहक गया। जब से आया था उसने रानी पर उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो मयंक के हटने के बाद वो भी रानी जी के साथ वही सब करने लगा। कुछ देर बाद बिलाल रानी जी से दूर हटता है और अपनी गन निकाल रानी जी पर चला देता है। यह तुमने क्या किया? मयंक कहता है, जब इसका पति मर चुका है तो यह जिंदा रहकर क्या करेगी? यहाँ जितने लोग बचे हैं उन्हें मौत के घाट उतार दो। यह कह वो घर के बाहर निकल जाता है। मयंक भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं बिलाल के आदमी घर के नौकरों को एक एक कर मौत के घाट उतार देते हैं। पूरा घर छानबीन करते हैं तो उन्हें विमला कमरे में छुपी मिलती है। वो उसे भी मार देते हैं। चलो अब कोई नहीं है, यह कहे वो बाकी सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। पूरा घर खून खून हो गया था। रानी जी के पेट के बल गिरने की वजह से और ज़बरदस्ती की वजह से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, लेकिन इसका असर उन्हें नहीं हो रहा था। बिलाल ने सीधा रानी जी के सर पर गोली मारी थी, जिस वजह से वो मर चुकी थी। हंसता खेलता घर शमशान में तब्दील हो गया था। उतने बड़े घर में अचानक रोने की आवाज़ गूंजने लगी। विमला ने माही को अलमारी में छुपाया था। वो नींद से उठने के बाद से ही रोने लग जाती है। धीरज ने सारी बात खुशी को बता दी। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर कभी दर्द, पछतावा, तकलीफ जाने कितने एक्सप्रेशन आए गए, और खुशी बस उन सब बातों को सुनते हुए उसकी आंखों से आंसू बेदर्दी से बहे जा रहे थे। नीरज खुशी को देखकर कहता है, जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने चाचा चाची को खो चुका था।
साथ ही साथ उनके पेट में पल रहे बच्चे को भी। बिलाल और मयंक इस देश को छोड़ उसी दिन चले गए थे, इसलिए आज तक वह पकड़े नहीं गए। वह कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता, बस उनसे बदले की आग में मैं आज तक जल रहा हूँ। क्या इन 10 सालों में आपने कभी मुड़कर हमें देखा? खुशी आंसू भरी आंखों से पूछती है। वही नीरज खुशी के सवाल को सुन उसे देखने लगता है। चाचा चाची के मरने के बाद दादी माही और राघव को लेकर लंदन चली गई नाना जी के पास, और वहीं से चाचा के सारे काम को वह संभालने लगी। समय के साथ साथ मेरे अंदर बदले की भावना और भी बढ़ने लगी। इसी तरह मैं स्कूल कंप्लीट किया और कॉलेज गया। स्कूल कंप्लीट होते ही राघव ने लंदन में आगे की पढ़ाई के लिए अप्लाई किया। वहीं से हम दोनों ने मिलकर बिलाल और मयंक के बारे में पता लगाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन एक दिन हमें पता चला कि बिलाल और मयंक अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं, तो बस मैं भी उस दलदल में अपने कदम रख दिया। मैं जानता था इतना आसान नहीं होगा अंडरवर्ल्ड का राजा बनना, तो मैंने अंडरवर्ल्ड के राजा को ही मार डाला और बन गया अंडरवर्ल्ड का डॉन। इसके बाद मैं दादी इंडिया वापस आ गए। मैंने माही को, नानू के सारी फैमिली को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करवा दिया था, क्योंकि लंदन में मेरे बहुत से दुश्मन बन चुके थे। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों को, दादी तक को नहीं पता कि माही और नानू लोग लंदन में नहीं ऑस्ट्रेलिया में हैं। दादी जब भी बात करती हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि वह लंदन में है। यह कहे धीरज शांत हो जाता है और खुशी को देखने लगता है। खुशी कहती है, और आपके माता पिता, वो मेरे पिता की ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, तो वो लोग सुरक्षित हैं। जब चाची की डिलीवरी होनी थी, माँ पापा रास्ते में ही थे, वो लोग भी आ रहे थे। मैं यहाँ अपनी दादी के साथ आया था। उनको भी जब ये सब पता लगा तो वो वो लोग भी सदमे में हैं और यहाँ से दूर अपना बसेरा बसा लिया है, ताकि आगे जाकर उनके साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन मेरा भाई उनके साथ रहता है, जिसका नाम नीरज है। वो बहुत मासूम है, मेरी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन धीरज को नहीं पता कि उसके अंदर एक राक्षसी खून पनप रहा है। क्या होगा अंजाम नीरज की ज़िंदगी का? खैर, धीरज अब चुपचाप खड़ा था। खुशी नम आँखों से बस धीरज को देख रही थी और कुछ देर बाद कहती है, आपने क्या कुछ नहीं सहा? इस दर्द का अंदाज़ा शायद ही हम लगा पाए, लेकिन शायद हम आपका दर्द कम कर सकते हैं। तुम यह दर्द कम नहीं कर सकती खुशी। जब तक मैं अपने चाचा चाची की मौत का बदला नहीं ले लेता, तब तक इस दर्द को मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। बनारस 80 घाट, आदि और माही दोनों ही घाट की सीढ़ी पर बैठ शांत गंगा जी के जल को देख रहे थे। तभी माही के दिमाग में कुछ आता है और कहती है, आदि, क्या तुम और नित्या रिलेशनशिप में हो? वही माही की बात सुन आदि उसे देखते हुए कहता है, नहीं, हम दोनों बस दोस्त हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पहली बार उसे देखा था तो वह मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन वह हर महीने बॉयफ्रेंड बदलती है, जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं। लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो अब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, लेकिन वह मेरे टाइप की नहीं है। आदि यह कहते हुए चुप हो जाता है और सामने देखने लगता है। तो तुम बताओ, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? माही पूछती है। आदित्य कुछ पल शांत रहता है और कहता है, जो मेरी भावना को समझे, मेरे माँ पापा को अपने माँ पापा की तरह प्यार करे। अगर कोई ऐसी बात हो जो उसे परेशान करती हो, हमसे आकर बात करे, मेरे सुख दुख में साथ हो, हमारे कल्चर को अपना समझे। आदि माही को देखकर कहता है। वही माही आदि की आखिरी बात को समझ गई हो जैसे, लेकिन वह कुछ कहती नहीं और अपनी नज़र चुराते हुए कहती है, कल हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए? जहाँ तुम जाना चाहो, आदि कहता है। मिश्रा निवास। दादी, आई एम सॉरी, मैं पूजा में नहीं था, कुछ काम से जाना पड़ गया।
था मुझे राघवेंद्र नीलिमा जी के बगल में बैठते हुए कहता है, कोई बात नहीं राघव, मुझे पता है अगर ज़रूरी नहीं रहता तो आप धीरज को छोड़कर नहीं जाते। नीलिमा जी कहती हैं, वह कहाँ है, दिख नहीं रहा। राघवेंद्र पूरे घर में एक नज़र मारते हुए कहता है, उसे अकेले रहना था तो चला गया। कुछ देर बाद उसने बहू को मैसेज किया तो बहू को भी जाना पड़ा। नीलिमा जी कहती हैं, बेटा हम खाना निकाल दें, आपको भूख लगी होगी। जानकी जी वहाँ पर आकर सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं लगी है। रघु प्यार से कहता है। तब तक वहाँ सना भी आ जाती है और शांति जी के बगल में बैठते हुए कहती है, दादी आज मैं अपने घर जा रही हूँ, पापा का कॉल आया था, उन्होंने बुलाया। क्यों बेटा, अचानक से तुम्हें क्यों बुला लिया, कोई ज़रूरी बात है क्या? शांति जी कहती हैं, क्या बताऊँ आपको दादी। सना आहे लेते हुए कहती है, ऐसी भी क्या बात है बेटा, आप परेशान लग रही हैं। इस बार नीलिमा जी कहती हैं, दादी डैड ने बिना मुझसे पूछे अपने किसी दोस्त के बेटे से मेरी शादी तय कर दी है और मुझे कल वह देखने वाले आने हैं। सना कहती है, वही राघव जब यह सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उठते हुए कहता है, आप लोग बात करिए, मैं आदि के कमरे में जा रहा हूँ, कुछ काम है। यह कह वह चला जाता है। वही सना बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। तो हे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और रात के बज चुके हैं 12:30, तो आप लोगों के लिए मैं ये कहानी लिख रही, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी।